गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज क्लास 11th में हम हमारा नया जो चैप्टर है, नया जो यूनिट है, सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स, वो स्टार्ट करने वाले हैं। सभी लोग हेडिंग डाल लें, काइनेमेटिक्स। अभी काइनेमेटिक्स का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि काइनेमेटिक्स के अंदर क्या क्या होता है। क्लियर? तो स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था फिजिक्स के बारे में। अभी फिजिक्स की एक यूनिट, एक ब्रांच जो होती है जिसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। देखो यहां हम लिखते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हो। क्लियर? यानी इट इज ए ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ए मटेरियल ऑब्जेक्ट। अभी मैकेनिक्स के हमारे पास बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है स्टैटिक्स, सेकंड है काइनेमेटिक्स और थर्ड आता है हमारा डायनेमिक। अभी देखिए, ये जो स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। यानी जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यानी कि जिनकी पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है या टाइम के साथ जिनकी पोजीशन के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उस समय उसके मोशन के बारे में स्टडी करने के लिए फिजिक्स के जिस ब्रांच की हम हेल्प लेते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। यानी स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। क्लियर? अभी सेकंड आता है हमारे पास काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। हमारे पास एक ग्रीक वर्ड था काइनेमा। ये जो ग्रीक वर्ड है इसका जो मीनिंग है, इस ग्रीक वर्ड का मतलब है मोशन। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, उस समय उसके बारे में डिटेल स्टडी फिजिक्स के जिस ब्रांच के अंदर की जाती है उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। यानी काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट इंक्लूडिंग द एक्सटर्नल फैक्टर्स या फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन लाइक नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ बॉडी। यानी कि आप यहां से देख सकते हैं कि काइनेमेटिक्स के अंदर हम कभी भी ऑब्जेक्ट की नेचर का जिक्र नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव है या कांस्टेंट फोर्स है, इस बात का भी हम जिक्र नहीं करेंगे। क्लियर? आप लिख सकते हैं कि काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट without including the factors which are responsible for its motion like force, like nature of force, nature of body. Clear? अभी आता है हमारे पास लास्ट डायनेमिक्स। डायनेमिक्स भी काइनेमेटिक्स के अंदर टाइम का जो रोल है वो इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर? टाइम को हम इंक्लूड करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में ही पोजीशन चेंज होगी ऑब्जेक्ट की। क्लियर? तो टाइम एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। डायनेमिक्स के अंदर भी टाइम का रोल इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन जो चीजें आपने काइनेमेटिक्स के अंदर इंक्लूड नहीं की, फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ फोर्स एंड नेचर ऑफ बॉडी, उनको हम इंक्लूड करेंगे किसके अंदर? डायनेमिक्स के अंदर। यानी कि डायनेमिक्स, अभी ये जो डायनेमिक्स है ये भी क्या है? एक ग्रीक वर्ड है डायनेमिस। ये था ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है पावर। क्लियर? तो डायनेमिक्स क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग, अभी इसके अंदर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे इनको हम इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडिंग द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये थी हमारी फिजिक्स की ये ब्रांच जिनके अंदर हम
मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, हमें ओनली काइनेमेटिक्स के बारे में ही स्टडी करनी है। आपको ना स्टैटिक्स लेना है ना आपको डायनेमिक्स लेना है। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि टू स्टेट ऑफ मोशन। टू स्टेट ऑफ मोशन, फर्स्ट है हमारे पास रेस्ट, सेकंड है मोशन। देखो या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। हम कब बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, क्लियर, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। जैसे कि हमारे पेड़ है, कोई भी पत्थर गिरा हुआ होता है, क्लियर, ये कुर्सी रखी हुई है, ये बोर्ड है, कल भी यही था आज भी यही है, क्लियर, ये दरवाजा भी यही है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं जिनकी पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, उनको हम बोलते हैं कि ये रेस्ट में। अभी एग्जांपल आपको बता दें, रेस्ट पोजीशन के लिए आप सिंपल एक लाइन लिख सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इन ए गिवन टाइम इंटरवल। क्लियर, अगर एक टाइम दे दिया और उस टाइम में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, इसका मतलब वो रेस्ट में। क्लियर, और एग्जांपल आपको पता है मोशन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक गिवन टाइम इंटरवल में सराउंडिंग के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, जैसे कि मैं हूं अभी यहाँ खड़ा हूं, थोड़ी देर बाद इधर आ गया, क्लियर, फिर थोड़ी देर बाद अंदर चले जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन आ रही है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट जो है वो टाइम एक गिवन टाइम इंटरवल में सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो आप लिख सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इन ए गिवन टाइम इंटरवल। तो इसके एग्जांपल आपके सामने है बहुत सारे, जैसे कि बर्ड्स है, एनिमल्स है, क्लियर, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ये सब किस में है? मोशन में। ओके, अभी इसके बाद हमारे पास एक तीसरी कंडीशन आती है, एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी होता है और मोशन में भी होता है। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। एक ही टाइम में ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। जैसे कि मान लीजिए कि ये ट्रेन है और ये ट्रेन चल रही है। अब इस ट्रेन के अंदर कोई एक आदमी बैठा है, यहां भी एक आदमी बैठा है, ठीक है। तो ये जो दोनों आदमी है एक दूसरे के साथ किसमें है? रेस्ट में। ये जो फर्स्ट मैन है इसकी पोजीशन सेकंड मैन के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही, लेकिन अगर हम लेकर चले कि बाहर ये कोई हमने पेड़ ले लिया, तो आप देख सकते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ इस पेड़ के रिस्पेक्ट में या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इस मैन की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। यानी कि ये जो मैन है ये एक ही टाइम में ट्रेन के साथ, या हम कहें जो ट्रेन के अंदर जो इसका फेलो पैसेंजर है उसके साथ ये रेस्ट में है, लेकिन उसी समय सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ये मोशन में है, क्योंकि ट्रेन जो है वो आगे की तरफ चल रही है, एक मूविंग ट्रेन। क्लियर, अभी ये जो सिचुएशन है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। यानी रिलेटिव मोशन के लिए हम कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रिलेटिव मोशन इफ एट ए टाइम एन ऑब्जेक्ट इज at rest with respect to someone, but at that time object is in motion with respect to surrounding, then motion of object is called relative motion। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे कि अभी हम घर बैठे हैं और हम क्या कहते हैं? हम रेस्ट में। अभी उस चीज को समझिए, अभी ये अर्थ है, अर्थ ये है अर्थ। अब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ रेस्ट में बैठे हैं तो इसका मतलब है कि हम अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में। लेकिन और जो स्टार है या मून है उनके रिस्पेक्ट में हम किस में है?
अभी जैसे यहाँ मान लो जुपिटर है, क्लियर, और ये मून है। अगर हम अर्थ पर रेस्ट में है तब भी हम मून और जुपिटर के रिस्पेक्ट में मोशन में, यानी हम कभी भी रेस्ट में नहीं होते हैं। हमारा जो मोशन है वो एक रिलेटिव मोशन है, अगर हम यूनिवर्स के व्यू से अगर हम देख पाए तो, क्लियर। तो ये था हमारा रिलेटिव मोशन। इसके बाद आता है हमारे पास 3 टाइप ऑफ मोशन। हेडिंग डालिए 3 टाइप ऑफ मोशन। तीन टाइप का मोशन है हमारे पास। फर्स्ट है रेक्टिलिनियर, या फिर इसी को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी। सेकंड है हमारे पास, फर्स्ट मोशन है रेक्टिलिनियर, सेकंड है हमारा, यहाँ पर हम वर्ड यूज करेंगे ट्रांसलेटरी, रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी। सेकंड है हमारा लीनियर मोशन, हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। और थर्ड आ जाएगा हमारे पास ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी। क्लियर। अभी देखिए, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर हम दो टाइप के ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। एक बार तो हम लिखेंगे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, और दूसरा है हमारे पास कोई भी ओरिजिनल बॉडी। क्लियर। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट जिसका साइज हम नेग्लेक्ट कर सके, क्लियर, या फिर वो ऑब्जेक्ट अगर एक गिवन टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर की, उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट के साइज को नेग्लेक्ट कर सके। जैसे कि हमारे पास एक कार है, क्लियर। अब कार जो है, गाड़ी जो है वो 5 मिनट में मान लो 10 किलोमीटर दूर चलेगी, क्लियर। अभी 10 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में उस कार का जो साइज है वो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम इस जगह पर कार को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं। तो अभी हमारे पास है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी जो कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी है, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर के केस में क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है, अगर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है तो एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा, क्लियर। लेकिन अगर कोई बॉडी है जैसे कि ये है, तो ये इस तरीके से मूव करेगा। अब आप देख सकते हैं इसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है सभी किस में है, एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं, देख पा रहे, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। सेकंड है हमारे पास, हम यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं सर्कुलेटरी या रोटेटरी। देखिए सर्कुलेटरी या रोटेटरी में क्या है कि अगर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है तो ऐसे सर्कल में मूव करेगा, क्लियर, इस तरीके से। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, कोई बॉडी है, तो ये इस तरीके से मूव करेगा। अब इस सिचुएशन में फर्स्ट जो भी मैं आपके पास डायग्राम बना रहा हूँ उसकी जो ए सिचुएशन है वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के लिए है, और जो बी सिचुएशन है वो किसी भी बॉडी के लिए जो कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट सिचुएशन में जब रेक्टिलिनियर मोशन है तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में, लेकिन जो हमारा बॉडी है जो कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है वो भी एक्चुअल में लीनियर मोशन में ही है, स्ट्रेट लाइन में ही है, लेकिन उसके सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं। अभी
सेकंड है हमारा सर्कुलर मोशन, यहाँ भी आप देख सकते हैं पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के लिए। और यहाँ देखिए आप, जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सभी किस में है, सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन है इसमें आप देख सकते हैं कि इसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सर्कल में मूव कर रहे हैं, कंसेंट्रिक सर्कल में मूव कर रहे हैं, और जिनका सेंटर कहां पर है, या अगर मैं इसको एक्सिस मान लूं तो क्लियर। तो ये हमारा सेकंड मोशन है, रोटेटरी मोशन। अगर हम बात करें ऑसिलेटरी मोशन की, तो ऑसिलेटरी मोशन जैसे कि सिंपल पेंडुलम के केस में होता है, ये हमारे पास हमने कोई पॉइंट साइज बॉब ले ली और इसको हमने इस तरीके से मूव कराया। अब यहां से ये बॉब मूव करेगी इधर मीन पोजीशन की तरफ, फिर ऊपर जाएगी, क्लियर। अब मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये आप देख पा रहे हैं, क्लियर। इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यानी कि आप एक लाइन लिखिए ऑसिलेटरी मोशन के लिए, इफ एन ऑब्जेक्ट is in motion, if an object is in to and fro motion or back and forth motion about its mean position, ये है उसकी mean position। अगर mean position के back and forth अगर ऑब्जेक्ट मोशन करता है और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो अगर ज्यादा है तो हम कहेंगे वो ऑसिलेटरी मोशन है। वही अगर यही एम्पलीट्यूड क्या हो, स्मॉल हो, अगर ये एम्पलीट्यूड स्मॉल हो तो हमारा जो मोशन है वो सेकेंड टाइप का होगा, बी टाइप का होगा, यानी कि वो वाइब्रेटरी मोशन होगा। जैसे कि पेंडुलम क्या करता है, इस तरीके से ऑसिलेट करता है, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन वो ज्यादा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऑसिलेटरी बोल रहे हैं। लेकिन वही जब फोन वाइब्रेट करता है तो इस तरीके से, क्लियर। अब वो भी क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, लेकिन उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ही स्मॉल है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि वो वाइब्रेटरी मोशन में है, क्लियर। तो आज आपने इतना पढ़ा, पॉइंट साइज बॉडी के बारे में भी आप पढ़ चुके हो, क्लियर। तो कल हम आगे आपको पढ़ाएंगे, आज आप इतना नोट कर लीजिए और इनको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करें, ठीक है। थैंक यू।